कहानी दही चोर डायन। किशनपुर गांव का कालू नाई अपनी बीवी को मारता हुआ घर के बाहर लाता है। लोग बीच में जाकर कालू नाई से उसकी बीवी को बचाते हैं। इस बात की खबर गांव के प्रधान को दी जाती है। क्यों रे कलुआ, तेरी इतनी मजाल जो एक औरत पे हाथ उठाए तू। अब अगर तूने दोबारा इस पे हाथ उठाया तो मैं तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा, समझा? चल माफी मांग अपनी बीवी से। ये कैसा फैसला है प्रधान जी? जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं माफी कैसे मांगू? मैं तो इसको और मारूंगा। और ऐसा बोलकर वो अपनी बीवी को एक बार फिर मारने लगता है। तभी प्रधान तेजी से बढ़ते हुए कलुआ को एक थप्पड़ लगाता है। वाह प्रधान जी, ये तो बढ़िया न्याय है आपका। जो गलती करे वो सही, और जिसने कुछ नहीं किया उसको आप मार रहे हैं। क्या गलती किया तुम्हारी बीवी ने? प्रधान जी, मेरी बीवी घर से चोरी कर सारा दही बेच देती है। आज तक मुझे एक बार भी दही खाने को नहीं मिली। जब पूछता हूँ कि दही कहाँ है तो बोलती है कि पता नहीं कौन चुरा के ले जाता है। क्या कलुआ सही बोल रहा है? क्या तुम घर का सारा दही चोरी से बेच देती हो? नहीं प्रधान जी, आज तक तो हमको खुद दही खाने को नहीं मिला। न जाने कौन है जो घर का सारा दही चुरा ले जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रधान जी बोलते हैं, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आखिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज रात हम लोग छुप कर देखेंगे कि आखिर कौन है जो दही चुरा रहा है। प्रधान जी की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके कहे अनुसार रात को कलुआ के घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। चबूतरे के पास प्रधान जी सबको बुलाते हैं। फिर प्रधान बोलते हैं, देखो भाइयों, ये तो पक्का हो गया कि ना तो दही कलुआ चुराता है ना कलुआ की बीवी चुराती है। फिर ये दही चुराता कौन है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। आज से हम लोग हर रात कलुआ के घर के पास छिप के रहेंगे और देखेंगे कि ये दही आखिर चुराता कौन है। उसके बाद प्रधान जी 10 लोगों को रोज रात को कलुआ के घर के पास छिपकर रुकने के लिए बोलते हैं। प्रधान जी की बात मानकर गांव वाले दही चोर को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। लगातार 5 दिन तक 10 लोगों की निगरानी के बावजूद दही चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। थक हार कर सभी लोग प्रधान जी के पास जाते हैं। प्रधान जी, हम लोग 4 दिन से रात भर जग के चोर का इंतजार कर रहे हैं, मगर चोर कब आके दही चुरा ले जाता है पता ही नहीं लगता। गांव वालों की बात सुनने के बाद प्रधान जी थोड़ी देर तक सोचते हैं। अब मैं समझ गया, ये किसी साधारण आदमी का काम नहीं, ये एक बहुत ही शातिर चोर का काम है। चलो आज से मैं भी कलुआ के घर के पास चलूंगा। रात को प्रधान भी गांव वालों के साथ कलुआ के घर छिपकर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे सोचते हैं। चारों तरफ तो पहरा है, फिर ये चोर चोरी कैसे कर सकता है? ये जरूर किसी मायावी चोर का काम है। प्रधान ये सोच रहे होते हैं कि तभी ऊपर से एक चुड़ैल आती है और घर के ऊपर बैठ जाती है। फिर घर के आंगन से अंदर घुस जाती है। चुड़ैल की इस हरकत को प्रधान जी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, चोर कोई और नहीं, ये तो चुड़ैल है। प्रधान जी बिना शोर किए गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और चुड़ैल की बात बताते हैं। चुड़ैल के बारे में सुनते ही गांव वाले डर जाते हैं। देखो, ये चोर कोई और नहीं, ये तो चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ चुड़ैल। जल्दी जाओ और तांत्रिक बाबा को बुला कर लाओ, वही इससे लड़ सकते हैं। अगर हमने कुछ किया तो ये हम सबको मार डालेगी। एक आदमी तांत्रिक को बुलाने के लिए जाता है और तांत्रिक को लेकर आता है। बाबा जी, ये चुड़ैल हर रोज कलुआ के घर से दही चुरा ले जाती है और कलुआ अपनी बीवी को मारता है। चुड़ैल होकर ये दही चुरा रही है, कल तो ये हमें भी मार डालेगी। अब तांत्रिक बाबा कलुआ के घर के सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं और हवन करने लगते हैं। हवन करते ही चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है। ओ तांत्रिक, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मुझे मेरा काम करने दे। यही काम है तेरा, दूसरे के घर से दही चुराना? हाँ, यही काम है मेरा। मैं दही चुराऊंगी, तू मुझे नहीं रोक सकता। चुड़ैल की ये बात सुनकर तांत्रिक अपने कमंडल से जल लेकर जैसे ही चुड़ैल पर फेंकता है तो चुड़ैल
का एक हाथ कट जाता है। हाथ कटने के बाद चुड़ैल और भी गुस्से से भर जाती है। मुझे छोड़ दे तांत्रिक, नहीं तो तुझे जला दूंगी। अब चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालने लगती है, लेकिन इस आग का तांत्रिक पर कोई असर नहीं होता और तांत्रिक बोलता है, तू दही क्यों चुराती है? जल्दी से बता दे, नहीं तो तेरा एक पैर भी काट दूंगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। आज से 40 साल पहले मेरा दही का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। आसपास के लगभग 5 गांव मुझसे दही खरीद कर ले जाते थे, लेकिन मेरी पड़ोसन सरिता की दही बहुत कम बिकती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे जलती थी। मेरा नाम खराब करने के लिए उसने एक चाल चली। कलवा के पिताजी भी मुझसे दही खरीदते थे। सरिता ने चुपके से दही में मरा हुआ चूहा डाल दिया, जिसकी वजह से कलवा के पिताजी ने मेरी दुकान तोड़ दी और पंचायत बुलाकर मुझे गांव से बाहर भगा दिया। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने नदी में कूदकर जान दे दी। और उसी दिन से मैंने सोच लिया, जिसने दही के लिए मेरा घर तोड़ा और मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उसके खानदान में किसी को दही नहीं खाने दूंगी। यही मेरा बदला है। लेकिन कलवा के पिता तो मर चुके हैं, इसमें कलवा की क्या गलती है? छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगी, इन दोनों को एक दिन मार दूंगी। तांत्रिक समझ जाता है कि चुड़ैल अब नहीं मानने वाली, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तांत्रिक एक बार फिर हवन शुरू कर देता है और कमंडल से जल लेकर चुड़ैल के ऊपर फेंकता है। चुड़ैल के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए जलकर राख हो जाती है। रामू नाम का एक लड़का था। वो पैदल ही प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। रामू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। किसानों के यहाँ मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। वे बहुत ही सीधे किस्म के इंसान थे। गांव वाले कुछ भी कहते तो वे हमेशा उनका काम कर दिया करते थे। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ बढ़ता जा रहा था। तब तक झाड़ियों के बीच से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। किशन, देखो झाड़ियों के बीच कोई है। ये आवाज वहीं से आ रही है। देखो, कोई करा रहा है वहाँ पर। अरे छोड़ो ना यार, चलो स्कूल चलते हैं। उसके बाद पुनः झाड़ियों से कराहने की आवाज तेज हो जाती है। ठीक है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं उस कराहते आदमी की मदद करके आता हूँ। रामू के दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं और रामू झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और कराहने की आवाज भी तेज हो जाती है। रामू झाड़ियों के अंदर घुसकर कराहने वाले की तलाश करता है। तब तक झाड़ियों में से एक बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती और कहती है, बेटा रामू, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? रामू ने इस बुढ़िया को इससे पहले कभी नहीं देखा था। बुढ़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर रामू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम मुझे कैसे जानती हो? बेटा, मैं इस गांव के सभी लोगों को जानती हूँ। वो कैसे? बेटा, मैं तुम्हारे गांव की ही रहने वाली थी, मगर गांव वालों ने मुझे इस गांव से बाहर निकाल दिया। चुड़ैल की बात पूरी होते ही चिल्लाने की आवाज और तेज हो जाती है। रामू आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। रुक जा, उधर खंडर में मेरा ही बेटा भूख की वजह से चिल्ला रहा है। उधर मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। बूढ़ी माँ, मैं गांव जाकर उसके लिए खाना लाता हूँ। रामू झाड़ियों से निकलकर अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है और घर पहुँचता है तो उसकी माँ कहती है, अरे रामू, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। मम्मी, एक बूढ़ी माँ का बच्चा भूख की वजह से मर रहा है। घर में कुछ खाना बचा हो तो दो मुझको। तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो रामू? मेरे स्कूल की तरफ एक झाड़ी है जहाँ एक बूढ़ी माँ रहती है, उसी का बच्चा भूख से मर रहा है। माँ, तुम जल्दी से खाना दो, नहीं तो वो मर जाएगा। रामू की मम्मी रामू को ढेर सारी रोटियां बनाकर दे देती हैं।
और रामू रोटी लेकर झाड़ियों की तरफ चल देता है। लेकिन ये क्या, वो बूढ़ी माँ वहां से गायब हो चुकी है। रामू रोटी लेकर उस बुढ़िया की तलाश करने लगता है। तब तक काफी दूर फिर से वैसी ही रोने की आवाज आने लगती है। रामू झाड़ियों से बाहर निकलकर इस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक खंडहर दिखाई देता है। वो रोने की आवाज उसी खंडहर से आ रही होती है। खंडहर के नजदीक जाने पर उसे ऐसा महसूस होता है कि खंडहर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। बहादुर रामू हाथ में रोटी लिए खंडहर के पास पहुंचता है। वहां एक बड़ा सा दानव उसे दिखाई पड़ता है। दानव रामू से बोलता है, इधर कहाँ आ रहे हो बच्चे? अच्छा, तो तुमने ही बच्चों को कैद करके रखा है। मुझे इस खंडहर से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब तो मैं तुमको भी मार कर इसी खंडहर में कैद कर दूंगा। रामू और दानव के बीच की बातें खंडहर के अंदर कैद सभी भूतिया बच्चे सुन लेते हैं। दानव, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं बच्चों को खिलाने के लिए रोटी लाया हूँ। बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। मैं उन्हें खिला के चला जाऊंगा। ये रोटी क्या होता है? हम और हमारे कैद में रखे बच्चे सिर्फ मांस खाते हैं। तुम सिर्फ एक बार मेरी माँ के हाथ की बनी रोटी खा लो, फिर तुम मांस खाना भूल जाओगे। तुमने अपने जीवन में ऐसी रोटी कभी नहीं खाई होगी। मुझे देखते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन तू तो बड़ा ही ढीठ बच्चा है और प्यारा भी है। तुझे देखकर मुझे दया आ रही है। अब तो मुझे भी रोटियां खाने का मन कर रहा है। रामू दानव की बात को सुनकर खुश होता है। रामू खंडहर के अंदर जाता है तो वहां पर बहुत सारे बच्चों को देखता है, जिनकी आंखें लाल लाल, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल और शक्ल बहुत ही भयानक लगती है। राजू को देखकर बच्चे और जोर जोर से रोने लगते हैं। रामू को मारकर खाने के लिए घेर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाया हूँ। देखो, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। मुझे दुश्मन की तरह मत देखो। ऐसा कहकर रामू सभी लड़कों में रोटियां बांट देता है। दानव और खंडहर में कैद सभी बच्चे रोटी खाने लगते हैं। रोटी का स्वाद उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। आज से तुम हम सभी के दोस्त हुए। अब हमें रोज ही ऐसी रोटियां ला कर देना। मेरे मम्मी पापा बहुत ही गरीब हैं। मेरे घर में इतना आटा नहीं है कि मैं रोज तुम्हें रोटियां खिलाऊंगा। हाँ, एक बात है, जब भी मेरे घर में भरपूर आटा होगा तो मैं तुम लोगों के लिए माँ के हाथ की रोटी जरूर बनवा कर खिलाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज ही मैं तुम्हें अमीर बना देता हूँ। इतना कहकर दानव सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा थैला रामू को देता है और कहता है, तुम इसे अपने मम्मी पापा को देना। ये पोटली तुम्हें धनी बना देगी। लेकिन कान खोल कर एक बात सुन लो, मुझे रोटी रोज चाहिए। एक भी दिन रोटी अगर नहीं आई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ठीक है। रामू पोटली लेकर चल पड़ता है। रात हो चुकी है। जैसे ही रामू कुछ दूर आगे बढ़ता है, रास्ते में उसे चोर मिल जाते हैं। चोर रामू की पोटली छीनने लगते हैं। दानव भैया, दानव भैया, दानव भैया, ये देखो, चोर मेरी पोटली छीन रहे हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रामू की आवाज दानव के कानों तक पहुंच जाती है। दानव रामू की मदद के लिए आ जाता है। दानव भयानक तरीके से हंसता है, जिसे देखकर चोर डर जाते हैं। दानव चोरों को पकड़ लेता है और रामू से कहता है, दोस्त, तुम पोटली लेकर अपने घर जाओ। अब मैं इन चोरों को खाऊंगा। दानव चोरों को लेकर खंडहर में पहुंच जाता है। खंडहर में दानव के बच्चे चोरों को मार मार कर मौत के घाट उतार देते हैं और सभी चोरों को खाना चाहते हैं। तब तक रामू रोटी लेकर पहुंचता है। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर से तुम लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त, ये वही चोर हैं जो कल तुम्हारी सोने की पोटली छीन रहे थे। ठीक है रामू,
तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ये लो, आज मैं तुम लोगों के लिए रोटी के साथ साथ सब्जी और सलाद भी लाया हूँ, जो तुम लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। उसके बाद दानव और उसकी कैद में किए हुए बच्चे सभी मिलकर रोटी और सलाद खाने लगते हैं। रामू, तुम इतनी रोटियां कैसे लेकर आए? मेरे पापा ने पोटली में से कुछ सिक्के निकालकर रोटी बनाने वाली मशीन खरीदी है। रोटी बनाने वाली मशीन ये कैसी होती है? चलो अब हम भी देखेंगे। इस तरह रामू दानव और उसके साथ के सभी बच्चों को अपने घर ले गया और उन्हें रोटी बनाने वाली मशीन दिखाई। दानव और उसके साथ के सभी बच्चों ने मिलकर रामू के घर को रात ही रात में महल बना दिया। इस तरह महल को देखकर रामू के माता पिता बहुत ही खुश हुए और दानव भी मांस न खाने की शपथ लेते हैं। और इस तरह रामू की दोस्ती ने दानवों को भी शाकाहारी बना दिया। बहुत समय पहले एक जंगल में खूंखार दानव रहता था, जिसके पैर नहीं थे। वो अपने हाथ से ही अपने शिकार को पकड़ लेता था। जितना चाहता था उसका हाथ उतना ही लंबा हो जाता था। इस तरह वो आकाश में उड़ती हुई चिड़ियों को भी अपने हाथों से पकड़ लेता था। अब तो उसके डर से लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों की आवाजाही बंद होने की वजह से उसे काफी दिनों से मांस नहीं मिल रहा था। नरभक्षी दानव को इंसानों का मांस बहुत ही प्रिय था। इंसानों के न आने की वजह से वो बहुत दुखी हो चुका था। और एक दिन एक बुढ़िया उस रास्ते से गुजरती है। दानव उसे पकड़ लेता है और जैसे ही उसे खाने की कोशिश करता है तो बुढ़िया कहती है, रुक जाओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अब तुम मरने वाली है। मेरे बारे में जानकर क्या करेगी? मैं काफी दिनों से इसी जगह पर बैठा हूं और शिकार करके अपना पेट भरता हूं। मैं चल नहीं सकता। अगर तुम सही सही बताओगे तो तुम्हें इस दुख भरे जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगी और तुम सुखी हो जाओगे। कहीं तुम मुझसे बचकर भागने के लिए तो ऐसी बातें नहीं कर रही हो? नहीं, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ रहते हो। मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्त कराने आई हूँ। मैं भी अब बुढ़ी हो गई हूँ। जब से तुम घर से गायब हुए तुम्हारा कुछ पता न चला। इस बीच तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें ऐसी सजा मिली? मैं तुम्हें बहुत दिनों से खोज रही थी। जब तुम ना मिले तो मैं साधना करने लगी। देवीय शक्तियों ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति दानव बना जंगलों में कष्ट भोग रहा है। तुमने घर छोड़ने के बाद क्या किया? मुझे सब सही सही बताओ। घर छोड़ने के बाद मैंने बहुत सारे पाप किए। मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लोगों को लूटने लगा और उनको लूटकर मार दिया करता था और उन लोगों के लूटे हुए धन से खूब अय्याशी करता था। अचानक एक दिन मैं लूटपाट के इरादे से जंगल में था। तब तक चोरों का एक गिरोह आ गया और मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़कर चोरों ने मारना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम लोगों की ही तरह हूं। मैं भी लोगों को लूटता हूं। तुम लोग मेरे साथ हो जाओ तो हम सब मिलजुल कर लोगों को लूटेंगे। लेकिन चोरों ने मेरी बात नहीं मानी और वो मुझसे बोले, लूटते तुम हो और बदनाम हम होते हैं। हम लोगों ने चोरी करना छोड़ दिया है, फिर भी पुलिस हमें पकड़ती है। तुम हम लोगों के साथ थाने चलकर सारी बातें बताओ। और मैं उन लोगों के साथ थाने नहीं गया। फिर उन चोरों ने गुस्से में आकर मेरा पांव काट दिया। अधिक खून बहने के चलते मैं मर गया और दानव बन गया और आज तक अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूं और फिर भी गुनाह पर गुनाह किए जा रहा हूं। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जब भूख लगती है तो किसी न किसी को पकड़कर मुझे खाना ही पड़ता है।
मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करा कर ही मानूंगी। पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि अपने पति को कष्ट से मुक्त करवाऊं। पत्नी की बात सुनकर दानव बहुत खुश होता है। बुढ़िया पत्नी अपने पति की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयाग की तरफ चल देती है और प्रयाग के संगम तट पर पहुंचती है, जहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुंभ के मेले में साधुओं के पास पहुंचती है। तुम्हारे पति की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे शिव पुराण सुनाना पड़ेगा। बुढ़िया बाबा के पांव पकड़ लेती है। बाबा बुढ़िया के साथ चल पड़ते हैं और उसके पति को जाकर शिव पुराण सुनाते हैं। शिव पुराण समाप्त होते ही शिवलोक से एक दिव्य विमान आता है और उसके पति और बुढ़िया को साथ में लेकर शिवलोक में चला जाता है। और उसके बाद दानव को मुक्ति मिल जाती है और बुढ़िया भी अपनी पत्नी होने का फर्ज अदा करती है और वो जंगल भी हमेशा हमेशा के लिए दानव के प्रकोप से मुक्त हो जाता है। अक्सर छोटे छोटे शहरों के लड़के बड़े बड़े सपने देखकर अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। इसी तरह एक छोटे से शहर बरेली के दो लड़के फिल्म में हीरो बनने के लिए मायानगरी मुंबई में पहुंचते हैं और जाकर थिएटर में दाखिला लेते हैं। थिएटर में दाखिला लेकर बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक्टिंग सीख जाते हैं और चारों तरफ रोल पाने के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंटरव्यू में बात न बनने से दोनों के हाथ निराशा लगती है। एक दिन दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं। वहां बैठकर आपस में बातें करते हैं। यार राजू, ऐसा लगता है हम लोगों का सपना साकार नहीं होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता हम लोगों से काफ़ी दूर है। यार तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है। भगवान ने चाहा तो कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। एक बार काम तो मिल जाने दो। मेहनत करके फिर हम लोग स्टार बन जाएंगे। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और परेशानी में हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और समुद्र के किनारे बहुत से कलाकारों को टहलते हुए देखते हैं। कलाकारों को एक साथ टहलता हुआ देखकर अमित बोलता है, यार कहीं ना कहीं शूटिंग होने वाली है। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। दोनों की बातों को एक दयालु भूत सुन रहा होता है। दयालु भूत को दोनों पर दया आ जाती है और वो उनके सामने प्रकट हो जाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों हिम्मत मत हारो, खुद की फिल्म बनाओ। लेकिन पैसे कहां से आएंगे? पैसे मैं दूंगा और तुम्हारी फिल्म का नाम होगा दयालु भूत। भूत की बातों पर दोनों राजी हो जाते हैं। दयालु भूत की फिल्म का मुहूर्त करके दोनों अपने ही थिएटर से कलाकारों को लेकर फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। फिल्म बनाने के लिए वे मुंबई से दूर एक शहर में जाते हैं। उस शहर में कोई आता जाता नहीं है। वर्षों से उजड़ा हुआ यह शहर भूतों के शहर जैसा लगता है। वहां पर पूरी फिल्म यूनिट पहुंचती है और शूटिंग शुरू हो जाती है। कलाकारों के रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। वो लोग वहां पर टेंट से अपना घर बना लेते हैं। और एक रात दयालु भूत आता है और सबसे कहता है, पहले मैं इसी बस्ती में रहता था। बाहरी देश के आक्रमण से ये बस्ती उजड़ गई थी। सभी लोग मारे गए थे। 2-4 लोग बचे, वो अपनी जान बचाकर भाग गए। तुम लोग आराम से अपनी शूटिंग यहां पर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर रहने वाले सभी भूत मेरे दोस्त हैं। मेरे चलते वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। और एक दिन शूटिंग पर दयालु भूत वहां के भूतों को अपने साथ लेकर आता है। राजू और अमित से कहता है, अपने फिल्म के सारे सीन को कट कर दो। यार पूरे सीन को कट कर देंगे तो पैसे का नुकसान हो जाएगा। इसके बारे में तुम चिंता क्यों करते हो? अगर बनने के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो गई तो भी तो पैसे का नुकसान हो जाएगा। मुझे तुम्हारी स्टोरी अच्छी नहीं लगती। मैंने एक स्टोरी लिख रखी है जो बहुत हिट है। मेरी हॉरर स्टोरी देखकर लोग बहुत तारीफ करेंगे और फिल्म हिट हो जाएगी। इसमें मैं और मेरे चारों दोस्त भी रोल करेंगे और पांचों मिलजुल कर अपना किरदार निभाते हैं। धीरे धीरे फिल्म बनकर तैयार हो जाती है और थिएटर में पहुंच जाती है। फिल्म में भूतों का किरदार तो बहुत अच्छा था, बाकी सब नौसिखिए थे। इसी तरह की चर्चा फिल्म के बारे में शहर में होती रहती है। फिल्म का आधा खर्च भी नहीं निकलता और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। ये बात जब दयालु भूत को पता चलती है तो वो परेशान हो जाता है और पता लगाना शुरू करता है कि गड़बड़ी कहाँ हुई।
उसके बाद दयालु भूत को बात पता चलती है कि पैसा हजम करने की वजह से फिल्म का ये हाल हुआ है। राजू और अमित फिल्म का पैसा हजम करके बड़े बड़े होटलों में पार्टी करते हैं। दयालु भूत ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और एक रात अमित और राजू के घर में पहुंचता है। रात के 11 बजे दयालु भूत को जब दोनों सामने पाते हैं तो कहते हैं, अरे आओ भूत भैया बैठो, बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या लोगे, ठंडा या गरम? मेरी फिल्म फ्लॉप कर गई और वो भी तुम लोगों की वजह से। मेरा सारा पैसा डूब गया। आज मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भूत अमित और राजू दोनों को मार देता है। अपनी पहली हॉरर फिल्म बनाते बनाते 2 कलाकारों की मृत्यु हो जाती है। ये घटना मुंबई में आग की तरह फैल जाती है। दयालु भूत रात में मुंबई में पर्ची बिखेर देता है। उस पर्ची पर लिखा होता है, अगर कोई भी फिल्म बनाएगा तो मारा जाएगा। आज के बाद मुंबई शहर में फिल्में नहीं बनेंगी। पर्चे को पढ़कर फिल्म सिटी में आतंक का माहौल छा जाता है। जहां कहीं भी शूटिंग होती है पुलिस की कड़ी सुरक्षा लगा दी जाती है, लेकिन दयालु भूत पुलिस के साथ ही साथ पूरी यूनिट को मार देता है। और दयालु भूत एक दिन कैमरे के सामने आकर बोलता है, देखो, मैंने फिल्म बनाने वाली पूरी यूनिट का सफाया कर दिया। उन लोगों का कातिल मैं हूं। अगर दोबारा कोई यहां फिल्म बनाने की कोशिश करेगा तो उसकी यूनिट का भी यही हाल होगा। बहुत सी यूनिट को मारने के बाद भी दयालु भूत शांत नहीं होता। एक दिन एक निर्माता अपनी फिल्म के मुहूर्त पर दयालु भूत को बुलाता है और उसको रोल देकर हाथ जोड़कर कहता है। इस तरह दयालु भूत खुश हो जाता है और फिल्म में काम करने लगता है। फिल्म बनकर तैयार होती है और हिट कर जाती है। निर्माता दयालु भूत को बहुत बहुत बधाई देता है और दयालु भूत का सपना भी साकार हो जाता है।